नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन अल मोहत अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा है? आईएनएस तरकश और सुभद्रा, आईएनएस मगर और घड़ियाल, आईएनएस तलवार और त्रिशूल, या फिर आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस शिवालिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। हाल ही में सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल पर भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहत अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ। भारत की ओर से इस अभ्यास में भारतीय पश्चिमी नौसेना के बेड़े का प्रमुख पोत आईएनएस तरकश आईएनएस सुभद्रा के साथ भाग ले रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि आईएनएस तरकश तलवार श्रेणी का एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे 9 नवंबर 2012 को कमीशन किया गया था, जबकि आईएनएस सुभद्रा सुकन्या श्रेणी का एक गश्ती पोत है। इस पोत ने धनुष जहाज द्वारा प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक परीक्षण आधार के रूप में कार्य किया है। बताते चले कि अल मोहत अल हिंदी नौसेना अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2021 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हाल ही में समाचारों में बचावत ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया था? कृष्णा नदी जल विवाद, महानदी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, या फिर गोदावरी नदी जल विवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी जल विवाद। हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित विवाद फिर से खबरों में रहा। बता दें कि यह विवाद नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश विभाजन से पहले के बीच जल के बंटवारे के विवाद को निपटाने के लिए 1969 में बचावत ट्रिब्यूनल KWDT1 का गठन किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इस ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश को 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आवंटित किया। वहीं ट्रिब्यूनल ने तुंगभद्रा बांध, कृष्णा बेसिन का एक हिस्सा के पानी को तेलंगाना के सूखाग्रस्त महबूब नगर क्षेत्र में ले जाने की भी सिफारिश की थी। हालांकि इसका पालन नहीं किया गया, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी जल विवाद। अगला प्रश्न है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह जानवरों को अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा देने के लिए सजा का प्रावधान करता है। 2, इस अधिनियम के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा। इस संशोधन में जल्लीकट्टू, कंबाला जैसे खेलों और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी गई थी। बता दें कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का विधायी उद्देश्य जानवरों को होने वाले अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकना है। इस अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा का कारण बनने पर सजा का प्रावधान है, इसलिए कथन एक सही है। यह जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों जैसे बंदी जानवर और घरेलू जानवर को परिभाषित करता है। यह अधिनियम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 2, यह फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है। 3, यह उन प्रक्रियाओं से बने उत्पादों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत नहीं है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3।
हाल ही में यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि उसके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को अक्टूबर 2023 से संक्रमणकालीन चरण में पेश किया जाएगा। बता दें कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ का एक नीति उपकरण है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है कि आयातित सामान यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन है। इसलिए कथन 1 सही है। CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। यह यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने की यूरोपीय संघ की एक योजना है। यह उन प्रक्रियाओं से बने उत्पादों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथु में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य चीन के साथ सीमा पर बसे गांवों का व्यापक विकास करना और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जबकि इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना है, जिससे लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इनके परिणाम स्वरूप पलायन पर रोक लगेगी। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमा के आसपास के गांवों की पहचान की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मैक्सिकन एक्सोलोटल यानी एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कुछ वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि एक्सोलोटल कैसे खोए हुए अंगों जैसे लिम्स, गिल, पूंछ, यहाँ तक कि उनकी आंखों और सिर के कुछ हिस्सों को जल्द ही पुनर्जीवित करते हैं। बता दें कि एक्सोलोटल सैलामेंडर छिपकली जैसे उभयचर की एक प्रजाति है जो मूल रूप से मैक्सिको सिटी के पास जोचिमिल्को झील में पाई जाती है। मैक्सिकन एक्सोलोटल IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह उभयचर है किंतु यह जीवन भर जल में ही रहते हैं। इनके पास शरीर के कुछ हिस्सों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति या फिर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी NCT में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंध में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में एक अध्यादेश जारी किया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार शामिल है। अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा किसी अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है। बताते चले कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार विवेकाधीन नहीं है, बल्कि वह केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के सुझाव पर अध्यादेश जारी कर सकता है या वापस ले सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. यह हर साल 24 मई को मनाया जाता है। 2. इस वर्ष इसकी थीम आई लव टर्टल रही। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस या वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह दिन कछुओं और इनसे संबंधित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य कछुओं और उनके तेजी से घटते आवासों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व कछुआ दिवस के लिए इस वर्ष की थीम आई लव टर्टल रही, इसलिए कथन 2 सही है। बताते चले कि अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू यानी ATR के संस्थापक सुसान टेललेम और मार्शल थॉमसन के एक दशक के अथक प्रयासों के बाद वर्ष 2000 में विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य में बरकुडिया लिम्बलेस स्किंक देखा गया था। बरकुडिया लिम्बलेस स्किंक एक छोटा सरीसृप है जो अपने अनोखे अंगहीन शरीर और असाधारण अनुकूलन के लिए जाना जाता है। इसका लंबा शरीर, मैला भूरा रंग और अंगों की अनुपस्थिति के साथ पर्यावरण के लिए अद्वितीय अनुकूलन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बता दें कि कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के पास स्थित एक विशाल वन अभयारण्य है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका नाम स्थानीय पहाड़ी कंबालाकोंडा के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रोग तंत्रिका तंतुओं की स्थायी क्षति या गिरावट का कारण बन सकता है। 2. इसका असर केवल दिमाग पर ही पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। नवीनतम शोध के अनुसार एप्स्टीन बार वायरस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक पुरानी बीमारी है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और ऑप्टिक नसों सहित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटेक्टिव शीथ यानी माइलिन पर हमला करती है जो तंत्रिका तंतुओं को कवर करती है और हमारे मस्तिष्क एवं शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार समस्याओं का कारण बनती है। अंत में यह रोग तंत्रिका तंतुओं में स्थायी क्षति या गिरावट का कारण बन सकता है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला INS मार्मुगाओ क्या है? फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का जलपोत, परमाणु पनडुब्बी या फिर निर्देशित मिसाइल विध्वंसक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।